हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, तंतुओं का वर्गीकरण। तंतु क्या होते हैं? तंतु वस्त्र विज्ञान की, टेक्सटाइल्स की एक मूल इकाई है। जैसे हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है, दीवार को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से तंतु जो है वो वस्त्र विज्ञान की, कपड़े की मूल इकाई है। जैसा कि तंतु को काट कर उससे हम धागा बनाते हैं और धागे को बुन कर उससे हम कपड़ा तैयार करते हैं और फिर कपड़े को हम जो भी प्रयोग में लाना हो उसमें हम यूज़ करते हैं। पुराने समय में आदि मानव भी अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ पत्तों का प्रयोग करता था, पेड़ों की छालों का प्रयोग करता था, जानवरों की खाल का प्रयोग करता। उसके बाद धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से मिलने वाले तंतुओं का प्रयोग किया जाने लगा, जैसे कि कपास, रेशम, ऊन, और इन सभी का प्रयोग हम आज भी कर रहे हैं। लेकिन इनकी जनसंख्या के अनुसार उनकी मात्रा सीमित होने की वजह से फिर मनुष्य ने जैसे विज्ञान में तरक्की की तो मानव ने अपने द्वारा बनाए गए मैन मेड फाइबर्स का भी फिर उत्पादन शुरू कर दिया। जो ये तंतु होते हैं ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। उनमें भिन्नता क्या होती है? वो उनकी कितने बारीक हैं या मोटे हैं, लंबाई की भिन्नता होती है और मजबूती में भिन्नता होती है, और अणुव्यवस्था, ये अणु या मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स की व्यवस्था ये ऊपर ही डिपेंड करता है कि अगर व्यवस्थित हैं अणु तो कपड़ा अच्छी किस्म का होगा, अगर बिखरे हुए हैं तो कपड़ा इतनी अच्छी किस्म का नहीं बनेगा। जो तंतु से धागा बनता है तो अच्छा धागा बनाने के लिए क्या क्या गुण तंतु में होने चाहिए? अच्छा धागा तभी बनेगा अगर तंतु में मजबूती है, तंतु में लचक है। लचक का मतलब ये होता है जैसे हम किसी कपड़े पे दबाव डालते हैं तो वापस अपने आकार में आ जाए। जैसे हम ऊनी कपड़ों को दबाते हैं तो वापस जल्दी से अपने आ जाते हैं, जबकि सूती कपड़ों को दबाने से उनमें संगठे पड़ जाती है। उसके बाद अवशोषकता, पानी को सोखने की क्षमता, सूक्ष्मता, कितने फाइन है वो, कोमलता, सॉफ्टनेस उनकी, उनमें चमक कितनी है, लचक, यहाँ पे जो लचक है इसका मतलब इलास्टिसिटी। जैसे हम इलास्टिक को खींचते हैं, रबड़ को खींचते हैं तो कितना खींचा जा सकता है टूटने से पहले, ये उसकी लचक होती है। और सॉरी, लचक तो हमने पहले कर दिया था, तन्यता इलास्टिसिटी है, लचक दोबारा आ गया। लचक उसको दबाने से जो होता है वो उसमें आएगा। उसके बाद है लंबाई, जितना लंबा रेशा होगा उतना ही कपड़े में मजबूती और चमक आएगी। छोटे रेशों से बने कपड़ों में इतनी चमक नहीं होती है। अच्छा कपड़ा बनाने के लिए हमें अब क्या चाहिए? अच्छा कपड़ा बनाने के लिए हमें ऐसे तंतु लेने चाहिए जिनकी लंबाई एक समान हो, जिनकी मोटाई एक समान हो, जिनकी शक्ति, स्ट्रेंथ एक जैसी हो, और जिनको एक ही समान तरीके से कटाई की जाए। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, तंतुओं का वर्गीकरण। तंतुओं का वर्गीकरण या फाइबर्स का क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे किया गया है। सबसे पहला है उनकी नेचर के अनुसार। नेचर मीन्स थर्मोप्लास्टिसिटी, ये ताप को सहने की क्षमता के अनुसार किया जाता है। सेकंड है उनकी लंबाई के अनुसार। थर्ड है सोर्स ऑफ फाइबर, कि तंतु कहाँ से आया, उसका स्रोत क्या है। सबसे पहला है उनकी थर्मोप्लास्टिसिटी या ताप सहने की क्षमता के अनुसार। इसके अनुसार 2 प्रकार के तंतु होते हैं, ताप ना सहने वाले और ताप सहने वाले। नॉन थर्मोप्लास्टिक, ये तापमान को सह लेते हैं और ये जल जाते हैं। इनके अंदर नेचुरल फाइबर्स होते हैं जैसे विस्कोस और क्यूप्रामोनियम रेयन, नॉन थर्मोप्लास्टिक। उसके बाद है थर्मोप्लास्टिक, ये तापमान को सहन नहीं कर सकते इसलिए जल्दी ही पिघल जाते हैं, ये मेल्ट हो जाते हैं। और मैन मेड फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर्स इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे सिंथेटिक, कोई भी आपका कपड़ा होता है पॉलिस्टर वगैरह पे ज़्यादा गर्म प्रेस रखी जाए तो वहाँ आपको छेद सा दिख जाएगा, जबकि ये कपड़े जो हैं जैसे सूती है उसमें आग लगनी शुरू हो जाती है, हाई टेम्परेचर पे जल जाते हैं, झुलस जाते हैं, काले हो जाते हैं।
उसके बाद है लेंथ के अनुसार, लंबाई के अनुसार रेशों को, तंतुओं को दो भागों में बांटा गया है, लॉन्ग और शॉर्ट, लंबे और छोटे। जो लंबे तंतु होते हैं उनकी लंबाई मीटर्स में मापी जाती है। ऐसे कौन से तंतु हैं? मैन मेड तंतु सभी इस श्रेणी में आते हैं जो मनुष्यों के द्वारा निर्मित है, और प्राकृतिक तंतुओं में सिल्क, रेशम इस कैटेगरी का है। और लंबे तंतुओं में चमक होती है, इसलिए सिल्क में भी शाइनिंग भी होती है। उसके बाद है लंबे तंतुओं को दो वर्गों में बांट सकते हैं, मोनोफिलामेंट, इनको लॉन्ग फाइबर वालों को फिलामेंट भी कहते हैं। तो मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट, नाम से पता चलता है ये सिर्फ एक फिलामेंट से बना होता है। हौजरी के कपड़े इससे बनते हैं और सीट कवर, फर्नीचर के कवर इसके द्वारा बनाए जाते हैं। मल्टी फिलामेंट, जिसमें एक से ज़्यादा फिलामेंट्स या भागों उसका प्रयोग किया गया है 5 तंतुओं का। इनमें जो एक से ज़्यादा अधिक हमने तंतु लिए हैं उनमें वैरायटी हम दे सकते हैं, कपड़े में वैरायटी ला सकते हैं, जो उनकी संख्या के अनुसार हो सकती है, उनके आकार के अनुसार हो सकती है, और ऐंठन, जैसे हम उसको बल देते हैं बनाते हुए तो उसमें कितनी ऐंठन हमने दी है, कितना उसको मरोड़ा है धातु तंतु को। इस प्रकार से बने हुए तंतु आकर्षक, चमकदार होते हैं और मुलायम उनसे कपड़ा बनता है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ फाइबर, जो तंतु का स्रोत है वो कहाँ से आया। इसके अनुसार तंतु दो प्रकार के हैं। फर्स्ट है नेचुरल या प्राकृतिक, जो प्रकृति ने हमें दिए हैं। सेकंड है मैन मेड, जो मनुष्य के द्वारा निर्मित होते हैं। नेचुरल फाइबर्स प्राकृतिक में प्लांट सबसे पहले है, जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। इनमें कॉटन, लिनन, जिप्सम, जूट, हेम्प आते हैं, और ये पौधे का कोई भी भाग हो सकता है जिससे तंतु बनाए जाते हैं, चाहे उसमें आने वाले फूल है, कोय है, जड़ है, तना है। उसके बाद इन सभी में सेल्यूलोज मुख्य पार्ट होता है। सेल्यूलोज की मात्रा अलग अलग हो सकती है। सेल्यूलोज से बने हुए होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर बनते हैं। जो प्लांट फाइबर्स होते हैं वो गर्मी के कुचालक होते हैं, हमारे शरीर की गर्मी को बाहर निकालते हैं, जिससे ये गर्मियों में पहने जाने वाले कपड़े इनसे बनते हैं, शरीर को ठंडक देते हैं, और उन पे किसी भी प्रकार के क्षार वाले साबुन का प्रयोग किया जा सकता है, खराब नहीं होते। लेकिन इनमें ये तन्यता की कमी होने की वजह से ये इनमें सिलवटें पड़ती हैं और आसानी से इनको हम साफ भी कर सकते हैं। दूसरा है एनिमल फाइबर, जंतुओं से बने हुए। इसमें सिल्क और ऊन आते हैं। ये प्रोटीन से बने हुए तंतु होते हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी होती है, और ये वूल में इसके बाद सल्फर भी होती है। ये तंतु ताप के कुचालक होते हैं, जो शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते। जो प्लांट फाइबर्स थे वो ताप के सुचालक थे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जो शरीर की गर्मी को बाहर निकाल देते हैं। और एनिमल फाइबर्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, जो शरीर की गर्मी को सर्दियों में बचाए रखते हैं और हमारा शरीर गर्म रहता है, हमें बाहर की ठंड से भी हमें ये बचाते हैं। और सिल्क और वूल इसके अंदर आते हैं। ये तंतु जो है वो इनके ऊपर किसी भी प्रकार के साबुन, सोडे वाले साबुन, क्षार का प्रयोग नहीं कर सकते। इन्हें हल्के अमल से ही धोया जा सकता है। ये प्रोटीन के बने हुए तंतु होते हैं। तीसरा है मिनरल, खनिज लवण से बने हुए तंतु। इनके अंदर जो भी खनिज लवण से वो बने होते हैं उनके गुण आते हैं। आमतौर पर जो फायर प्रूफ कपड़े होते हैं वो इन मिनरल से बने हुए होते हैं। एस्बेस्टस इसमें मेन होता है। इसके अलावा सोने चांदी की तारों का पहले प्रयोग किया जाता था, आजकल दूसरे धातुओं की तारों का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद है मैन मेड फाइबर्स। मैन मेड फाइबर्स मनुष्य के द्वारा बनाए गए तंतु। इसमें तीन तरह के तंतु हैं। पहला सिंथेटिक, जो पूरी तरह से कृत्रिम होते हैं। दूसरा है सेमी सिंथेटिक, और तीसरा है मिक्स्ड। सबसे पहला है सिंथेटिक। सिंथेटिक जो तंतु होते हैं ये रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें रासायनिक घोलकों का, सॉल्वेंट्स का प्रयोग किया जाता है, केमिकल सॉल्वेंट्स। उसके अंदर कोई सॉल्ट मिला के प्रक्रियाएँ करवाकर उनसे एक लिक्विड बना लिया जाता है, जिसको फिर एक फिलामेंट्स
के रूप में निकाला जाता है। स्पिंडल्स के बारीक छेदों में से निकालकर और उनसे फिर सुखाकर रेशे धागे बनाकर कपड़े उनसे हम बनाते हैं। इससे नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक के कपड़े बनते हैं जो बहुत ही मजबूत होते हैं। इनमें चमक भी होती है और इनको धोने में, इनको प्रयोग करने में बहुत कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, जल्दी साफ़ हो जाते हैं और इनमें सलवट वगैरह भी नहीं पड़ती और मजबूती भी काफ़ी होती है। नेक्स्ट है हमारा सेमी सिंथेटिक। ये भी रासायनिक क्रियाओं से बनते हैं, लेकिन इसमें सेलुलोज जो है उसको यूज़ किया जाता है, इसलिए इन्हें रीजेनरेटेड भी कहते हैं, पुनः उत्पादित। रेयन इसका एग्जाम्पल है और रेयन में हम नाइट्रोसेलुलोज रेयन, विस्कोस रेयन, क्यूप्रामोनियम रेयन और सेलुलोज एसीटेट रेयन के कपड़े इससे बनते हैं। इसको रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क या कृत्रिम सिल्क भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिल्क की जैसी शाइनिंग होती है। नेक्स्ट है मैन मेड फाइबर्स, मनुष्य के द्वारा बनाए गए फाइबर्स जो हैं, नेक्स्ट है मिक्स्ड फाइबर्स। ये एक प्राकृतिक और सिंथेटिक का मिक्सचर होता है और इनमें दोनों के गुण आ जाते हैं। कैरीकोट, कैरीवूल, कैरीसिल्क इसका एग्जाम्पल है, जिसमें कैरीलिन के साथ कॉटन, कैरीलिन के साथ वूल और कैरीलिन के साथ सिल्क का हम प्रयोग करते हैं। बाकी इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।